अभी हमने देखा विश्व की प्रमुख जनजातियों में। अब हम देखेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो भारत की प्रमुख जनजातियों में आप देखें तो कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से आती हैं, तो यहाँ हम पढ़ेंगे पहली भील। तो उससे पहले हम देखें एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान। लक्षद्वीप व मिजोरम में 95% जो 95% आबादी जो है वो क्या है, जनजातीय है, जनजातियां निवास करती हैं। वर्गीकरण की बात करें, ऊपर मैंने बताया मुख्य रूप से जनजातियां एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान इन राज्यों में मुख्य रूप से मिलती हैं। वैसे असम है, मेघालय है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मिजोरम है, सेवन सिस्टर्स जो ये पूरी भारत है उसमें भी जनजातियां मिलती हैं। मिजोरम और लक्षद्वीप की जो आबादी है उसकी 95% आबादी में जो हम देखें जनजातियां मिलती हैं। ठीक है। वर्गीकरण की बात करें तो एच रिस्ले ने वैसे तो वर्गीकरण सबसे पहले समझाया, लेकिन मुख्य रूप से जो बी.एस. गुहा जो हुए उन्होंने 1944 में भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण। आगे आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन से राज्य में। देखो महाराष्ट्र में है भील, गोंड, अगारिया। पश्चिम बंगाल में आप देखें संथाल है, हिमाचल में गुर्जर है, मणिपुर में कुकी है, मेघालय में खासी है, त्रिपुरा में भूटिया, संथाल, भील है। आगे राज्यों में हम देखें आंध्र प्रदेश में आपके गोंड, भील, वाल्मीकि, कोलम, प्रधान। असम नागालैंड में खासी, नागा, आगामी। झारखंड में संथाल, असुर, बैगा, बंजारा, ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। तो अभी अब हम देखते हैं भील जनजाति के बारे में, जो गौड़ और संथाल के बाद में पहली जनजाति या तीसरी जनजाति मानी जाती है। पहली गौड़ फिर संथाल। तो हम देखें भील, गौड़, संथाल के बाद में तीसरी बड़ी जनजाति समुदाय है भारत में। ठीक है। बीलू का मतलब होता है, अर्थ होता है तीरंदाज। बीलू शब्द का अर्थ होता है तीरंदाज। और भीलों की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो महादेव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। और निषाद ने दंडी को मारा था, तो उसके बाद महादेव ने उन्हें निष्कासित कर दिया और उसके बाद ये जाकर रहने लगे और 4 समुदायों में फिर बट गए। ऐसे पूरा इनका हिस्ट्री है। निषाद से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान में भील जो है वो 4 क्षेत्रों में शासित भी रहे। और भील बहुत पुरातन जनजाति है एक तरीके से, क्योंकि इनका जो उल्लेख मिलता है वो हम देखें तो महाभारत काल में भी इनका उल्लेख मिलता है, रामायण काल में जिसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। सबरी का नाम जो आप सुनते हैं वो भी एक भील महिला थी जिसने राम को बेर खिलाए। और एकलव्य जिसने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को काट कर दे दिया वो भी एक भील ही था। तो भील का इतिहास जो है बहुत पुराना है और डिटेल से जब इसे आप जब समझेंगे तो आप देखेंगे। तो भीलों राजस्थान में भील द्वारा 4 शासित प्रदेश थे, जिसमें पहला डंगारिया को कहा जाता है डूंगरपुर। उस समय डंगारिया कहा जाता था, अब डूंगरपुर कहा जाता है। बासिया बांसवाड़ा को, कोटिया कोटा और देयाबा उदयपुर। यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा इन 4 राज्यों पर या 4 क्षेत्रों में भीलों द्वारा शासन किया जाता था। राजा थे उस समय, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का शासित क्षेत्र चला गया। और ये लोग चोरी करने को धर्म पाप मानते हैं, अपराध है, पाप है इनके लिए चोरी करना। ये चोरी नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है। आगे देखिए इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बात करें कि आर्थिक क्रियाकलाप इनके क्या होते हैं, कौन कौन से काम ये करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखिए खाद्य संग्रहण, वनों से एकत्रीकरण जो है, आखेट जो है, शिकार करना जिसे हम कहते हैं, और कृषि करना। कृषि लोग करते हैं, कृषि करते हैं जिसमें हम कहते हैं झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि से अभिप्राय होता है स्थानांतरित कृषि भी हम इसे कहते हैं। स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि को झूमिंग या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और ये 2 प्रकार की कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि 2 प्रकार की है, पहली और दूसरी। पहली चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, दजिया मैदानी क्षेत्रों में। इसको याद करने का सीधा सा तरीका माता। और माता जैसे वैष्णो माता, करणी माता कहाँ मिलती है, पहाड़ों पर। तो ये चिमाता पहाड़ी क्षेत्र पे। दजिया आपने सुना होगा, भारत की सबसे पहली महिला शासिका रजिया के नाम से आपको रह जाएगा। और रजिया सुल्तान एक शासिका थी भारत की सबसे पहली, और वो दिल्ली में थी। तो रजिया, दजिया दिल्ली मैदान में है, तो दजिया कृषि की जाती है मैदानी भागों में। ठीक है। आगे देखिए इनकी वेशभूषा की बात करें, उनके पहनावा कैसा है। तो देखो लंगोटी पहनते हैं बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, पुरुष होते हैं पैंट शर्ट, धोती, कुर्ता, पैजामा ये सब पहनते हैं। स्त्रियां कांचली, लुगड़ी, धोती ये सब पहनती हैं। पीतल व चांदी के आभूषण जो है ये लोग पहनते हैं मुख्य रूप से। आप इसमें देखें निवास गृह की बात करें तो इनके घर को कू कहा जाता है। कू, KOO, इंग्लिश में कहेंगे। छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। ये मुखिया जो होता है इनके गांव का उसे कहा जाता है गमेती। क्या कहा जाता है, मुखिया को गमेती कहा जाता है।
और मार्गदर्शक जो होता है, मार्गदर्शक को कहा जाता है बोलावा, बोलावा। ठीक है, उसके बाद फायरे, फायरे रणघोष, यानी कि लड़ते समय जैसे हम भारत में वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये रणघोष होते हैं, तो इनका जो रणघोष है वो है फायरे, फायरे। ठीक है, बाहरी युद्धों का ये एकत्र एक रूप से मिलकर के सामना करते हैं, और इनके अपने अपने कुल होते हैं जिनमें गोत्र होते हैं, घटक गोत्र कहा जाता है। ठीक है, और एक गांव जो होता है इनका गण चिन्ह होता है, हर गांव का एक गण चिन्ह होता है जिससे इनकी पहचान होती है, रणघोष होता है। समाज में संस्कृति की बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं ये लोग। पितृसत्तात्मक में पहले बता चुका हूं, पिता के नाम पर चलने वाले जो समाज है। विवाह की बात करें, इनमें बहुत सारे विवाह के प्रकार पाए जाते हैं। तो पहला विवाह यहाँ हम देखें, दापा। दापा एक प्रथा भी होती है, दापा प्रथा मैंने नीचे लिखा है। दापा प्रथा क्या होती है, इसमें वर पक्ष जो है, हमेशा रिश्ता जो है इनमें वर पक्ष की ओर से आता है। हमारे सामान्य समाज में हम देखें तो रिश्ता जो है लड़के वाले ना ले जाकर के लड़की वाले लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, लड़के वाले रिश्ता ढूंढते हैं और लड़की के घर जाते हैं। तो दापा, और लड़की को हमारे यहाँ दहेज दिया जाता है। दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, और दहेज लड़की वालों को पैसा दिया जाता है, जिससे कन्या का मूल्य चुकाना, जिसे हम दापा कहते हैं। कन्या को फैमिली जो है उसको पैसा दिया जाता है, जिसे दापा कहा जाता है प्रथा को। अपहरण विवाह, अपहरण मतलब जैसे कि सीधे शब्दों के भगा कर ले जाना, अपहरण विवाह जिसे पिशाच राक्षस विवाह भी कहा जाता है। एक गोल गाधेड़ो प्रथा है, गोल गाधेड़ो में आगे नीचे मैंने यहाँ कहा है गोल गाधेड़ो। उससे पहले हम बात करें विधवा विवाह। विधवा आप सामान्य से जानते हैं कि विधवा विवाह क्या होता है। विधवा स्त्री का जो है दूसरी जगह विवाह कर दिया जाता है, वो प्रथा इनमें प्रचलित है। जादू टोनी पर ये लोग विश्वास रखते हैं। एक प्रथा इनकी आती गोल गाधेड़ो। गोल गाधेड़ो प्रथा, इसमें युवक जो होते हैं शूरवीरता का प्रदर्शन करके ये लोग क्या करते हैं, जैसे स्वयंवर हुआ करते थे पहले, उस प्रकार से ये प्रथा चलती है, और इसमें शूरवीरता का प्रदर्शन करके ये लोग कन्या, यानी कि उस गांव से कन्या चुनने का अधिकार, अपनी शादी हेतु युवती चुनने का अधिकार पाते हैं। तरीके का स्वयंवर होता है ये। जादू टोने भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। बुलावा, ओझा जो होता है, पुजारी जो होता है, देवारी जो होता है, वो सब इनके भूत प्रेतों की बाधाओं से इन लोगों को दूर बचाता है, दूर करता है। तो ये थी भारत की पहली जनजाति, जिसमें हम बात करें भील को हम देख लेते हैं। दूसरी हम पढ़ेंगे गौंड जनजाति के बारे में। अगली जनजाति हम गौंड जनजाति के बारे में बात करेंगे। गौंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। पहले नंबर पर जो सबसे अधिक संख्या में जो पाई जाती है वो गौंड जनजाति पाई जाती है। गौंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है। खोंडा का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाला, जिसे हम खोंडा कहते हैं। खोंडा शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। 16वीं या 18वीं शताब्दी 16वीं या 18वीं शताब्दी में देखें तो इनके 4 शासित राज्य थे। गौंड द्वारा जो साम्राज्य था, यानी कि जिस पर ये शासन करते थे, शासित राज्य थे, तो एक तो था गढ़मांडला, दूसरा खेड़ा, तीसरा चांदा, और यहाँ देखें खेडला है, गढ़मांडला है, देवगढ़ है। तो गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेडला ये शासित राज्य थे जिन पर गौंड शासन करते थे राजा के तरीके से। आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो आर्थिक क्रियाकलाप में आप सभी जानते हैं मुख्य रूप से ये आखेटक हैं, और दूसरा जो इनका कार्य है वो है कृषि करना। कृषि में मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि करते हैं, स्थानांतरण जिसे हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं। और स्थानांतरण कृषि जो है इनके 2 प्रकार से की जाती है, उनके 2 नाम है, पहला है दिप्पा और दूसरा है पेंडा। दिप्पा जो कृषि है ये मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, और मैदानी क्षेत्रों में इस कृषि में आप देखें तो जंगलों को काट करके और जला करके साफ करके उस भूमि पर कृषि की जाती है, जिसे दिप्पा कृषि कहते हैं। दूसरी जो कृषि है इसमें पेंडा कृषि है। पेंडा कृषि जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके इस कृषि को किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेंडा कृषि कहते हैं। सीढ़ीदार खेत बना करके पहाड़ी क्षेत्रों पर ये कृषि की जाती है मुख्य रूप से। तो आगे देखिए भोजन, ये कोंदुए कुटकी इनके मुख्य अनाज होते हैं जिनको ये खाते हैं। वैसे मुख्य रूप से चावल है, मक्का है, गेहूं है, ये सब अनाज है। वस्त्र और आभूषण की बात करें, ये लोग प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जैसे जैसे संस्कृति बदली है, बाह्य संस्कृतियों के संपर्क में आए तो इनके पहनावे में भी बदलाव हुआ है, मैं लास्ट में वो बात करूंगा। ये लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। घाघरी जो है महिलाएं, छोटी जो लड़कियां हैं, चोली है, धोती और कुर्ता पजामा जो है पुरुष पहनते हैं। चांदी व एल्युमिनियम के ये लोग वस्त्र जो आभूषण पहनते हैं। आगे बात करें समाज और संस्कृति की,
तो पितृसत्तात्मक समाज होता है इनका। पितृसत्तात्मक बार बार आया, चौथी जनजाति यहाँ पढ़ रहे हैं, और चारों में पितृसत्तात्मक समाज यानी कि पिता के नाम से चलने वाला। मुखिया जो होता है इनके गांव का, उसे कहा जाता है मुखादम। मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखादम। और चौकीदार जो होता है उसे कहा जाता है कोतवार। और जो पुजारी होता है उसे कहा जाता है देवारी। और विवाह जो होता है वो जल स्रोत के निकट रामधुनी का आयोजन किया जाता है, आम के पेड़ के निकट, केले के पेड़ के निकट। ये अपने धार्मिक कार्यों को, शादी विवाह समारोह को संपन्न करते हैं। धूलिया गायक प्रमुख जो गोंडों के इतिहास को गा करके सुनाती है, वो जनजाति का एक जो इनकी प्रमुख जाति है वो है धूलिया। धूलिया प्रमुख गायक जनजाति है, इनके इतिहास को गाकर सुनाती है। देवताओं की बात करें तो बड़ा देव, शंभू महादेव, परसापेन, ये सब इनके प्रमुख देवता हैं। देवियों में बात करें तो आप काली है, दंतेश्वरी है, ठीक है, तो परसापेन आदि इनके प्रमुख देवता हैं। नरबली, और ऊपर देखें इनकी बोली जो है द्राविडियन भाषा परिवार से है। अपनी भाषाओं का वर्गीकरण हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ग आता है द्राविडियन, जिसे द्रविड़ भाषा परिवार से है। वैसे हिंदी सभी भाषाओं की जननी तो संस्कृत को कहा जाता है, तो द्रविड़ भाषा परिवार से इन लोगों का तमिल, कन्नड़, तेलुगु जो है। नरबली, ये लोग काली और दंतेश्वरी देवियों को नरबली चढ़ाते थे, यानी कि नर का मतलब होता है आदमियों की बलि चढ़ाते थे। लेकिन अब ये प्रथा पूर्ण रूप से जो अंग्रेजों द्वारा बंद कर दी गई थी, और अब ऐसे इस प्रकार की कोई कार्य नहीं होता है। एक जो प्रथा इनकी जो आज भी हम देखें, एक प्रथा थी कबाड़ी प्रथा। अब कबाड़ी का मतलब कबाड़ी वाला नहीं, कबाड़ी प्रथा नाम है उसका। और कबाड़ी प्रथा में क्या होता था, इनके परिवार का जो एक व्यक्ति, किसी जो बड़ा व्यक्ति है परिवार में, जो है मुख्य रूप से बड़ा जो व्यक्ति होता है वो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति जो होता है वो, जैसे कह सकते हैं हम, कर्ता धर्ता जो है वो माना जाता है, ठीक है। परिवार का मुखिया जो है वो माना जाता है सबसे बड़ा। परिवार में जैसे ही शादी होती है तो विभाजन कर दिया जाता है, बड़ा बेटा यानी मृत्यु के बाद में जो सबसे बड़ा रह जाता है उस व्यक्ति के बाद, वो उस परिवार का मुखिया हो जाता है। कबाड़ी प्रथा की बात कर रहे थे। कबाड़ी प्रथा एक प्रकार की ऋण की प्रथा है, जिसमें क्या होता था कि ये कोई व्यक्ति ऋण ले ले और उस ऋण को चुकाने के लिए साहूकार जमींदारों के हमें यानी कि उन लोगों को कई पीढ़ियों तक क्या करना पड़ता था, उनकी गुलामी करनी पड़ती थी, उनका नौकर बन के रहना पड़ता था। ये प्रथा कहलाती है कबाड़ी प्रथा। तो आपने विश्व की प्रमुख जनजातियों में और भारत की दो प्रमुख जनजातियां देखी, जिसमें पहली जनजाति आपने एस्किमो देखी, दूसरी जनजाति आपने बुशमैन देखी, तीसरी जनजाति आपने भील देखी, और चौथी जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड देखी। इन जनजाति कहाँ है, इनका निवास क्षेत्र, इनके आर्थिक क्रियाकलाप, भोजन, वस्त्र और इन सभी के बारे में जाना। और लास्ट जो इनका आता है कि बाह्य संस्कृति से संपर्क में आने से क्या बदलाव हुआ। तो सभी संस्कृति में आप देखेंगे कि रहन सहन, खान पान, बोल चाल, इनके जो दैनिक क्रियाकलाप है उनमें परिवर्तन आ गया रहे, ठीक है। और इसे किसी दिन और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को। तो आपने ये देखा, आपने वॉच किया, तो थैंक यू। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।